अभी ये माननीय बैठे हमारे मंत्रीगण, मेरे साथी लालचंद कटारिया जी, आंजना साहब, जूली साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, अन्य अधिकारीगण, नाबार्ड से हमारे आए हुए जयदीप सिंह जी श्रीवास्तव, चीफ जनरल मैनेजर महेंद्र सिंह जी मनोत, कन्वीनर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी और तमाम जिलों में बैठे हुए हमारे तमाम कलेक्टर साहबान, अधिकारीगण और प्रोग्रेसिव किसानगण। वैसे भी सब बातें आपने सुनी कि राजस्थान कृषि प्रोसेसिंग और कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जो बनाई गई थी 2019 के अंदर, उसके बारे में विस्तृत चर्चा भी हुई सबके सामने। और इसका अपना एक महत्व है, जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे कि नीति बन जाती है और नीतियां जब तक जिसके पास पहुंचनी चाहिए और जिसको लाभ मिलना चाहिए उन तक अगर प्रचार प्रसार नहीं होता है या उनको समझाने की स्थिति नहीं होती है तो नीतियां खाली कागजों में रहती है या एक हद तक ही सफल होती है। हम चाहेंगे ये नीति जो बहुत क्रांतिकारी नीति है। अभी नाबार्ड के हमारे सीडीएम साहब कह रहे थे कि पूरे देश के अंदर इसका एक प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के किसानों को, क्योंकि राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते रहते थे, भौगोलिक स्थिति हमारी अलग तरह की रही है सदियों तक, धीरे धीरे यहाँ के किसानों ने भी अपने हिम्मत से खून पसीना बहा करके बरसों तक जो मेहनत करी उसका परिणाम है कि आज हम लोग इस काबिल बने हैं कि हमारे हर जिले में आपको प्रोग्रेसिव किसान मिलेंगे जो नवाचार करते हैं, खेती को बढ़ावा देते हैं और अपना आपको प्रोग्रेसिव किसान की श्रेणी में रखते हैं। मुझे याद है कि पहले पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तो हरियाणा बोडत साहब कृषि मंत्री थे, उस वक्त भी कई नवाचार हुए थे, चाहे किसानों को अकाल सूखे में इनपुट सब्सिडी मिलने की बात हो, चाहे डिग्गी की बात अभी जाकर साहब ने करी हनुमानगढ़ से 2.5-3 लाख तक हमने प्रति डिग्गी सब्सिडी दी थी उस वक्त में। तो जो जो नवाचार हुए और हमने यहाँ पर प्रगतिशील किसानों को बुला करके उनका सम्मान भी किया था, पहली बार सम्मान होने लगा। अभी हमारे कृषि मंत्री जी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसी बहाने इंटरेक्शन होता है किसानों से भी और जो प्रोग्रेसिव किसान होते हैं उनसे भी। आज का विषय इतना इस रूप में है कि जितनी बात की जाए उतना कम है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी जो फोल्डर का विमोचन करवाया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि इसके माध्यम से भी होर्डिंग्स, पोस्टर, पैम्पलेट के माध्यम से भी और जिला कलेक्टर साहबान से कहना चाहूंगा कि वो कृषि विभाग के जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं उनसे टाइप करके किसानों की पंचायत समिति स्तर पर, तहसील स्तर पर कहीं न कहीं या एसडीओ स्तर पर ऐसी संगोष्ठी आयोजित करे जिसमें किसानों को रूबरू होकर के अपनी बात आप कलेक्टर खुद कह सकते हैं, कृषि अधिकारी कह सकते हैं। जो आज हम लोग बैठ के बात करते हैं तो करीब 500 लोगों से बात करें किसानों से। आप लोग अपने तरीके से उनको संगोष्ठियों के माध्यम से उनको और ज्यादा अच्छे ढंग से समझा सकते हैं कि स्कीम वास्तव में है क्या, किस रूप में इसमें जो प्रावधान किया गया है सब्सिडी का वो अपना में बेमिसाल है, किस रूप में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ये तमाम बातें जो है जब आप रूबरू होंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छे ढंग से आप उनको समझा पाओगे कि किस प्रकार आप कोई किसान अपने उपज का, उत्पाद का वैल्यू एडिशन करके बेच सकता है, वैल्यू एडिशन करके बेच सकता है। एक तो टमाटर बेचता है और वो टमाटर अगर अपनी प्रोसेसिंग इकाई बना के खेत में टमाटर सॉस बना दे तो कई गुना ज्यादा उसको कीमत मिल सकती है। हर चीज का जो उत्पाद है आप कृषि के, इसमें मूल्य संवर्धन हो उसका और फिर बेचो उसको। और अभी आपको कहा गया कि जो मार्केटिंग प्रॉब्लम आई है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम चाहेंगे कि सब जिलों में एक प्रकोष्ठ बने
जिसमें कृषि अधिकारी उसके इंचार्ज हों, फॉर्मल वे में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आपके हैं कृषि के, ये आदेश जारी कर देंगे। हर जिले में प्रकोष्ठ होगा, जो ऐसी इकाई बनेगी प्रोसेसिंग की जिसमें आपको एक्सपोर्ट भी करना है। सब्सिडी पार्ट क्या आप सुन लिया, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। अच्छे ढंग से सब्सिडी मिल रही है हर काम में। ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी भी है, कैपिटल सब्सिडी भी है, इकाई लगाने की सब्सिडी भी है। अच्छी योजना बनी है, अच्छी इकाई बनी, अच्छी नीति बनी है। पर जो ऊपर पैदा होगी उसकी मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके लिंकेज कैसे हो, उसके लिए आपके हर जिले के अंदर यहाँ पर डायरेक्टर बैठे, मिस्टर ताराचंद मीणा बैठे हुए हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं। सब मिलके इकाई ऐसी बनाएंगे, प्रकोष्ठ बनाएंगे, जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके कि कहाँ आपकी जो प्रोसेसिंग इकाई में जो उत्पाद बनेंगे उनको कहाँ उनकी बिक्री हो सकती है, उसको मार्केट मिल सकता है। अगर ये पूरा टाइप हो जाता है तो मैं समझता हूँ किसानों की आय बढ़ने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी, रोजगार मिलेगा वहां के लोगों को। किसानों के अपने बच्चे जो हैं, टाइम बदल गया है, वो भी खेती नहीं करना चाहते हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं या शहर में जाना चाहते हैं। के लोग जो उद्यम बनना चाहते हैं उनको सही रास्ता मिलता नहीं है। सरकार ने इस नीति के माध्यम से रास्ता बताया है। आप चाहो तो गांव में रह करके ही आप उद्यमी बन सकते हो। फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाना बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी नीति बनी। इसका लाभ मैं समझता हूँ सबको उठाना चाहिए, क्योंकि गांव का काम गांव में हो रहा है और सरकार उसको सब तरह की सुविधा दे रही है। ये स्कीम जो शहरों में जो एरिया आए हुए हैं, गाँव के पेरीफेरी के अंदर, शहर के सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं गाँव में लगे हुए हैं, उनके लिए योजना बनी है। जो नगर पालिका नगर निगम एरिया आ गए हैं उनको छूट दी गई, आपने उनके बारे में सुन लिया। तो तमाम लोग मिलकर के मैं समझता हूँ सब्सिडी का पूरा लाभ उठाएं। और सरकार ने कृषक कल्याण कोष बनाया अलग से, 2000 करोड़ का लोन ले लिया। उसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक जो है उसने 500 करोड़ रुपए का अपना व्यवस्था करी है कि तमाम योजनाएं, तमाम लोन बैंकों के माध्यम से भी मिले, आपको नाबार्ड के माध्यम से सहयोग मिले। ब्याज में बड़ी सब्सिडी मिल रही है, इसके अंदर भी इसका लाभ आप उठाएं। और जो सरकार ने कहा 10 हेक्टेयर तक जमीन जो है वो रूपांतरण का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तमाम जो फैसले किए गए, इसको नीति को पढ़ने की आवश्यकता है। लिटरेचर जो छपा है बहुत ही सुंदर छपा है, वो खाली देखने के लिए नहीं होगा, उसको पढ़ने के लिए होगा। उसका आप स्वयं पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को गांव के अंदर प्रचार प्रसार में हमारे जो आज भागीदार बने किसान भाई लोग, उनको मैं अपील करना चाहूंगा कि भाई और बहन दोनों को कि आप भी अपने अपने हिसाब से वहां गांव में इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हम लोग भी उन राज्यों में जहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत मजबूत है, कर्नाटका है या तमिलनाडु है या आपका महाराष्ट्र में तो किसान बड़े बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके ये काम करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, अभी हम तो 10 फैक्ट्री की बात करते हैं, वहां पे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई है जो किसानों को ऊपर होती है। गन्ने के अलावा भी उन सब की वो जो उत्पाद के वो प्रोसेसिंग करती है गांव के अंदर ही। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है कोऑपरेटिव के अंदर, सैकड़ों किसान उनके मेंबर है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है उनके, इसलिए वहां किसान खुशहाल है वहां के किसान। तो क्यों नहीं राजस्थान में भी हम लोग जो ये अभियान छेड़ा है, इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़े और उसी रूप में हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ के किसान भी संबल बने, खुशहाल बने, आगे बढ़े। खेती में जितना अपन इनपुट खर्च करते हैं, खेती की लागत का पैसे पूरा नहीं मिलता। कई बार तो तूफान, कई बार ओलावृष्टि, कई बार कीड़ा लग जाता है, बीमारी हो जाती है,
ये सब प्रॉब्लम आती है आपके सामने, आप खुद देखते हो कि कितनी हालत खराब होती है किसानों की। पर अगर आप थोड़ा डाइवर्ट करेंगे अपने आप को, तो जाकर के आपको जो खेती करते हैं उसका लाभ मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। कृषि बीमा करते हैं, सरकार सब कुछ करती है, उसके बावजूद भी आप देखते हो कई बार तो फसलें नष्ट हो जाती है और तकलीफ होती है। कई बार तो बुआई के बाद भी कोई कारण हो गया, फसलें नष्ट हो गई, फसल आई नहीं, उसको फिर आप इनपुट सब्सिडी देते हैं, अनुदान देते हैं, तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखते हैं। फिर भी समय बदल गया, समय के साथ में छोटे छोटे उद्योग जो हैं अपने खेत के अंदर वो लगाने की स्थिति बन गई है। सोलर का एक क्रांति हो गई है, सूर्य भगवान की कृपा से बिजली बनेगी, सोलर प्लांट लग रहे हैं, गाँव के अंदर लगेंगे, खेतों में लगाने की हमने योजना बनाई है। किसान के पास एक्स्ट्रा जमीन है तो वो खुद वहां पर सोलर प्लांट लगा करके या किसी लगवा करके वो इनकम प्राप्त कर सकता है, खुद भी कर सकता है, बिजली ज्यादा पैदा होती है तो बेच सकता है, ग्रिड में डाल सकता है। तो सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी हमेशा सुख दुख के अंदर, ये आप दिमाग में रखें, कोई कमी नहीं आएगी। और अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से नाबार्ड का, बैंकों का, कृषि विपणन बोर्ड आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है। कृषक कल्याण कोष बन गया है, सब्सिडी आपको मैंने बताई दी है, तो कोई कमी नहीं रखेंगे हम लोग। तो जो बातें अभी आपने सुनी है, मैं चाहूंगा कि आप उस रूप में आप लाभ उठाएं, और लाभ तब उठा पाएंगे तब आप आगे से आगे प्रचार प्रसार करेंगे, और इसमें कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर आज 2000 करोड़ रुपए का हमने किसान कल्याण कोष बनाया है, जरूरत पड़ेगी इसको हम आगे बढ़ा देंगे। इसको कर्जा लेने के बाद कर्जा लेंगे हम लोग, पर आपके इन योजनाएं जो आज आपको बताई गई है, इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में, जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़े, उसके लिए कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। और यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोविड के वक्त में आप सब आए हो, और कोविड में जो लॉकडाउन हुआ था उससे हमारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई, पूरे राष्ट्र की भी और पूरे प्रदेश की भी हो गई है। उसको गाड़ी पट्टी पे लाना है, रोजगार देना है, तो हमारी जो मांगे हैं केंद्र से वो अलग बात है। जीएसटी का पैसा मिल नहीं रहा हम लोगों को, उनसे मांग करने का आपने वादा किया, वो वादा पूरा करो। परंतु साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी सोच है आखिर में हमें अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, हमें आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी पड़ेगी राजस्थान के अंदर। हमें जो अभी आज आपने देखा है नई नीति को, उसके आधार पर आप सबके खेतों में ऐसी स्थिति बने, आपकी खुद की आमदनी बढ़े, गांव के लोगों को रोजगार मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये तमाम काम जब होगा तब लॉकडाउन अब समाप्त हो गया है, अनलॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हो गया है। अब तो हमने मंदिर तक खोल दिए हैं, धीरे धीरे उद्योग धंधे वापस शुरू हो गए हैं, इंडस्ट्री शुरू हुई है, इनकम आने लगेगी। सरकार को अभी तो 40-42 मुश्किल से आ रही है, राज्य सरकार को तकलीफ के अंदर है। तब भी हम चाहेंगे कि जो किसानों की स्थिति है, किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटे उद्यमों के लिए क्या कर सकते हैं, छोटे दुकानदार के लिए क्या कर सकते हैं, नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी सोच है कि हम किस प्रकार से वो गतिविधियां बढ़ाएं, धीरे धीरे गाड़ी पट्टी पर आए। राजस्थान कोविड चल रहा अभी तक भी, उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके बार बार पढ़ते होंगे, अखबार में विज्ञापन पढ़ते होंगे, हम कहते हैं कि आपका बचाव खुद करें। ये बीमारी ऐसी है जो दिखती नहीं है, क्यों को लगती भी है, उसको खुद को मालूम ही नहीं पड़ता है, लग भी गई वापस खत्म भी हो गई। और एक बात मैं बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूंगा, जिसको लग गई है और 4-5 दिन बाद में खत्म हो गई, खुद को मालूम ही नहीं पड़ा है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति, इम्यूनिटी मजबूत है, इसलिए उसने उसको बर्दाश्त कर लिया।
तो वही आदमी जितनी जगह फैल रहा है, फिर रहा है, मिल रहा है और सामाजिक समारोह में जाता है या भीड़ में जाता है, वो बीमारियों के लोगों को लगा देता है। और जिनको लगाता है उनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, शारीरिक क्षमता वैसी नहीं है, तो वो अचानक बीमार पड़ जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। तो इसको लेना चाहिए गंभीरता से। अपनी जिंदगी बचाने का तरीका खुद के हाथ में है। खुद मास्क लगाएं, खुद कहीं जाए तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें 2 गज की, हाथ बार बार धोएं। जो आपको बार बार कहा जा रहा है पिछले 6 महीने से, उस पर ध्यान नहीं दिया तो अभी तो हम लोग लापरवाह इसलिए हो गए। हमने यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था करके इलाज की कि हिंदुस्तान में हम सबसे आगे हैं। खाली हमारे 1% मुश्किल से मृत्यु दर है, तो बहुत कम लोग मर रहे हैं ईश्वर की कृपा से। तो सब लोग लापरवाही हो गए हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, तो पता नहीं लॉकडाउन हो गया, घरों में बंद रहे, हम तो फिर हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। सबके नहीं हो रहा है। हम टेस्ट खूब करवा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, पर अधिकांश लोगों को हम लोग रिकवरी रेट, ठीक होने की रेट भी सबसे ज्यादा अच्छी है तो राजस्थान के अंदर, देश के अंदर है, 1-2 राज्यों को छोड़ करके। तो रिकवरी रेट अच्छी है हमारे यहाँ पर, ठीक होने की रेट अच्छी है। डबलिंग यहाँ बहुत मुश्किल जो होती है। मृत्यु दर यहाँ पर बहुत कम, 1% ही है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इसलिए लोग सब जो है लापरवाह इतने हो गए हैं शहरों के अंदर भी। अब भी बीमारी धीरे धीरे गांव में भी जा रही है। आप देखा वो कस्बों में, गांव में भी जा रही है। और अगर कहीं खांसी जुकाम हो गया, बुखार आ गया और लापरवाही कर देते तो कई बार 2-4 दिन में इतना बिगड़ जाता मामला कि बाद में लाते हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर, मुश्किल से वो ठीक हो पाता है या फिर ठीक नहीं हो पाता है। तो कृपा करके ये बात मैं बहुत ही सीरियसली कह रहा हूँ कि राजस्थान भर के लोग आप बैठे हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए वो कहने का वक्त नहीं है, वरना मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत शानदार कदम उठाए हैं। टेस्टिंग हमारे यहाँ पहले पूना और दिल्ली जाती थी, यहाँ से सैंपल लेके, आज 50,000 टेस्टिंग पर डे हो रही है। इतना बड़ा काम देश में कहीं नहीं हुआ है। सब कुछ हम कर रहे हैं, इलाज अच्छा हो रहा है, 40,000 के इंजेक्शन में फ्री मिल रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी अलग शुरू कर दी है, सब कुछ किया है, पर फिर भी लोग मर रहे हैं। प्रतिदिन में 10, 12, 15 लोग मर जाते हैं। हम चाहते एक व्यक्ति भी नहीं मरे कोरोना से अंदर, ये हमारी सोच है। यही हम सब हिदायत दे रहे हैं डॉक्टरों को। उसमें बगैर पब्लिक सहयोग के संभव नहीं है। बचाव इसका उपाय है, बचाव इसका उपाय है। खुद अपना को बचाएंगे वो उपाय है, वरना आप देखेंगे किसी को कुछ हो ही नहीं रहा है, पर खुद को जिल गया, मान लीजिए उसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई, शारीरिक क्षमता कमजोर हुई, तो वो आदमी ऐसा झेल सकता है। कई केस ऐसा है 2-2 दिन में, उसकी नौजवान भी है, 2 दिन में कोलैप्स हो गया वो व्यक्ति, कोई कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे केस भी होते हैं। बाकी ज्यादा संभावना होती है तो एक तो 65 साल से बड़े लोगों की और 10 साल से छोटे बच्चों की, या जिसको बीमारी है। इसमें कोरोना की सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति ये है बात कि इस कोरोना जो है, अगर कोई व्यक्ति में कोई बीमारी, डायबिटिक है, बीपी है, किडनी है, लंग्स है, अस्थमा कोई बीमारी है, ये कोरोना उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तो जो मृत्यु हो रही है अभी, तो जितनी मृत्यु हुई है राजस्थान में, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग पहले से बीमार है, उसको कोरोना लग गया तो उसको बचने की संभावना बहुत कम है, वो लोग ज्यादा मर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे आपको सिम्टम दिखे, आप डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, सीटी स्कैन करवाएं, और सब फ्री कर रखी हम लोगों ने। सरकारी अस्पताल के अंदर, राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहां पर पूरा इलाज, दवाएं, तो आपको मालूम है कि कोरोना ने पहले से हमने फ्री कर रखी थी दवाइयां। बड़े कीमती इंजेक्शन, कैंसर के हों या डायबिटिक के हों या और किसी बीमारी के, हार्ट के हों, वो सारे इलाज फ्री कर रखे थे। वो काम हमारे भी आ रहे हैं। अब भी हमने सारे इंतजाम फ्री कर रखे सरकारी अस्पताल के अंदर।
और प्राइवेट को कह रखा है कि उनकी रेट फिक्स कर दी है, कोई पैसे वाला जाना चाहे प्राइवेट में तो उसकी मर्जी है, पर कम से कम उसकी वहां पर जो बड़े बड़े बिल बनते हैं वो बिल नहीं बने, कम से कम रेट हमने फिक्स करवाई सरकारी आदेश जारी करके। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ज्यादा रेट वसूल नहीं कर पाएंगे, फिर भी बड़े बड़े बिल बनते हैं वहां पर, वो मर्जी लोगों की। हमने भी कह दिया अगर सरकारी अस्पताल में बीमारी ज्यादा फैल गई, क्योंकि अभी तक तो ये बीमारी कितनी फैलेगी कि नहीं फैलेगी, खत्म होगी, कोई नहीं कह सकता। दुनिया में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं देश जो गारंटी ले सकता हो कि 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा या बढ़ेगा या कम होगा। हमने तैयारी कर रखी है, चाहे वो कितनी बढ़ोतरी हो जाए, मान लो बाय द वे, तब भी हम लोगों ने पूरे आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, बेड की संख्या इतनी बढ़ा रखी है, बढ़ाते जा रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कह दिया है कि अगर हमारी संख्या में कमी पड़ गई बेड की तो आपके यहाँ हमारे मरीज आएंगे, उनका खर्चा हम देंगे आपको। उनको ये कह दिया गया कि आप होटल किराए कर लीजिए, आसपास के होटल हैं, वहां भेजना पड़े, वहां भेजिए मरीजों को, सरकार आपको रिकॉग्नाइज करेगी। तो सरकार की तरफ से बहुत इंतजाम अच्छे हैं, पर मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा, कृपा करके आप कम से कम हर व्यक्ति 10 से लोगों को कहेगा, आगे बड़ा फर्क पड़ेगा। गांव में प्रचार होना चाहिए, ये बीमारी कई गांव में पहुंच चुकी है, कस्बों में पहुंच चुकी है, उसमें हमारी ड्यूटी बनती है। ये महामारी है, मामूली नहीं है। अलग बात है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर कम रही है, राजस्थान में तो मैंने कहा सबसे कम रही है, तो ये अलग बात है। पर आज भी 80,000 90,000 प्रतिदिन पूरे देश में आने लग गए हैं मरीज प्रतिदिन। दुनिया में सबसे ज्यादा आने लग गए हैं हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के मुल्कों में। पहले अमेरिका और इटली और वो ज्यादा माने जाते थे, चिंता हम लोग उनकी चिंता करते थे। अब दुनिया हमारी चिंता कर रही होगी। हिंदुस्तान में 90,000 आसपास प्रतिदिन मरीज आने लग गए हैं। मृत्यु मेरे ख्याल से प्रतिदिन 1000 आने लगी, 1.74%। ये संख्या कितनी होगी? 73,000 लोग मर चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर। 73,000, आप कल्पना कीजिए, नहीं करते। 73,000 लोग, ये आंकड़ा जाएगा आगे और बढ़ेगा। तो इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। आप बचाव कीजिए अपना खुद का, मास्क लगाने का भी, जाने का भी, घर से कम निकलने का भी, बूढ़े लोगों को घर पे रखो, बच्चे इधर उधर फिरे नहीं। तो ये तमाम बातें बार बार कह रहे हैं आपको। 15 तारीख को, अंत में कहना चाहूंगा मेरी बात खत्म करने के पहले, 15 तारीख को, इसी 15 तारीख को हम लोग जो रोज यहाँ पर बैठ के वीसी करते हैं, रिव्यू मीटिंग करते हैं कोरोना को लेकर के, डॉक्टर्स आते हैं वीसी के अंदर, हमारे अधिकारी आते हैं, मैं खुद बैठता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, घंटों बात करते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। 15 को हमने इंतजाम किया है कि जो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं उनको और बिठा रहे हैं, हम सब बैठेंगे उस दिन, घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी होगा, उसको ओपन किया है। जैसे आज आपके सामने ओपन किया गया सब जगह जिलों में, आप लोग सुन सकते हो, देख सकते हो, बात कर सकते हो। उस दिन हम लोगों ने किया ओपन, राजस्थान के पंचायत तक जाएंगे हम लोग, पंचायत के सरपंच बात कर सकता मान लीजिए, और साथ के अंदर जितने भी सोशल मीडिया वाले लोग हैं, फेसबुक वाले लोग हैं, यूट्यूब है, कई भी जो साधन है ओपन करने के, हिंदुस्तान का कोई नागरिक बैठा बैठा, राजस्थान कोई नागरिक घर बैठा हुआ या अपने केंद्र में जाकर के उस दिन वो सुन पाएगा कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपस में क्या बात कर रहे हैं, जिससे कि उसका ज्ञान वर्धन होगा, वो समझ जाएगा हमें आने वाले वक्त में क्या है। एक राय सबकी बन गई है, पूरे सरकार के अधिकारियों की, मेडिकल के डॉक्टरों की, एक्सपर्ट की, कि कितने अच्छा इलाज की व्यवस्था कर दो, उसमें कमी नहीं आएगी, ना धन की कमी आने दी जाएगी। परंतु हमने एक दिन का तनख्वाह भी ले लिए कर्मचारियों की, एमएलए की, मंत्री मुख्यमंत्री सब देंगे, मंत्री मुख्यमंत्री देंगे 7 दिन का पर महीना, हर महीने, और कर्मचारी देंगे 1 दिन का,
बड़े अधिकारी देंगे 2 दिन का, ठीक है ना, 2 दिन का ही है, 2 दिन का। इस प्रकार से हमने हर महीना कोविड के जो वक्त में जो गरीब मजदूर और जो गरीब आदमी है, जिनको आप जानते हो कि काम धंधे बंद हो गए, उन गरीबों को पहले उन्हें काफी पैसा पहुंचाया उनके खाते में, 3,500 रुपये दिए, 35 लाख लोगों को गेहूं फ्री दिए, सब बातें करी है। परंतु मैं इस मौके पर इतना कहना चाहूंगा, 15 तारीख को आप मेरे जो भी सुनना चाहें, पंचायत तक हम उसको खुला रख रहे हैं, तो पूरा राजस्थान के लोग उसको समझ सके कि वास्तव में कोरोना के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सरकार क्या सोचती है, क्या इंतजाम किए। यही बात कहता हूं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और फिर आपको कहना चाहूंगा कि ये जो नई नीति आई है, इसको आप बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि कोई जमाने में 50 साल पहले जब कृषि मंडी नहीं थी राजस्थान के अंदर, तो उस पर कोई समझ नहीं पाया, ना किसान ना कोई व्यापारी। जब कृषि मंडी बनने लगी तो उसके लाभ क्या मिले किसानों को भी और व्यापारियों को भी सबको मालूम है। उसी प्रकार की नई नीति आई है। हम चाहेंगे कि ये नीति आने वाले वक्त में किसानों के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, गांव की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मील का पत्थर साबित हो। मायने इतनी शानदार तरीके से इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो, लागू हो कि किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ सके। ये सपना देख करके हम लोग नीति लाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कमी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।